नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बंगला रचना चोखेर वाली का हिंदी भावानुवाद आँख की किरकिरी का अगला भाग मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। रात को जब उसे पटलडांगा के डेरे पर छोड़कर महेंद्र अपने कपड़े और किताबें लाने घर चला गया, तो कलकत्ता के अविश्राम जन स्रोत की हलचल में अकेली बैठी विनोदनी अपनी बात सोचने लगी। दुनिया में उसके पनाह की जगह पर्याप्त तो उसके लिए कभी भी ना थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि अगर एक और गर्म हो जाए तो दूसरी तरफ करवट बदल कर सोच सके। आज वह जगह भी निहायत सक्रिय हो गई थी। जिस नाव पर सवार होकर वह प्रवाह में बह चली, उसके दाएं बाएं किसी भी तरफ जरा झुक जाने में पानी में गिर पड़ने की नौबत कभी भी आ सकती थी। लिहाजा बड़ी सावधानी से पतवार पकड़नी थी। जरा सी चूक, जरा सा हिलना डुलना भी मुहाल था। ऐसी हालत में भला किस औरत का कलेजा नहीं कांपता। पराये मन को मुट्ठी में रखने के लिए जिस चुहल की जरूरत है, जितनी ओट चाहिए, इस सकरेपन में उसकी गुंजाइश कहाँ। महेंद्र के एक बारगी आमने सामने रहकर सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी। फर्क इतना ही है कि महेंद्र के किनारे लगने की गुंजाइश है, विनोदनी के लिए वह भी नहीं है। अपनी इस असहाय अवस्था को वह जितना ही समझने लगी, उतना ही उसे बल मिलने लगा। कोई न कोई उपाय करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने का। बिहारी को प्रेम निवेदित करने के दिन से ही विनोदनी के धीरज का बांध टूट गया था। अपने जिस उम्मीदें ये चुंबन को वह उसके पास से लौटा कर लाई थी, संसार में और किसी के पास उसे उतार कर नहीं रख सकती। पूजा के चढ़ावे की तरह देवता के लिए उसे रात दिन रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं। उसका मन कभी हथियार डाल देना नहीं जानता। निराशा वह नहीं मानती। उसका मन बार बार उससे कह रहा था, यह पूजा बिहारी को कबूल करनी ही पड़ेगी। उसके इस अदम्य प्रेम से उसकी आत्मरक्षा की आकांक्षा आकर मिल गई। बिहारी के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं। महेंद्र को उसने अच्छी तरह समझ लिया था। उस पर टिकना चाहो तो वह भार नहीं सह सकता। छोड़ने पर ही उसे पाया जा सकता है। पकड़ना चाहो कि भाग खड़ा होना चाहता है। लेकिन औरत के लिए जिस एक निश्चित विश्वसनीय सहारे की नितांत आवश्यकता है, वह सहारा बिहारी ही दे सकता है। अब बिहारी को छोड़ने से उसका काम हरगिज नहीं चल सकता। यह सोचकर उसने खिड़की खोली और गैस की रोशनी से दमकते शहर की ओर देखने लगी। बिहारी अभी सांझ को इस शहर में ही है। यहाँ से एक आध रास्ते दो चार गलियों को पार करके अभी अभी उसके दरवाजे पर मजे से पहुंचा जा सकता है। द्वार के द्वार और उसके बाद वाला नल वाला छोटा सा आंगन, वही सीट, वही सजा सजाया कमरा। सन्नाटे में बिहारी आराम कुर्सी पर अकेला बैठा। शायद सामने खड़ा ब्राह्मण का वह लड़का, गोल मटोल गोरा गोरा सुंदर सा वह लड़का, नजर गड़ाए तस्वीरों वाली किसी किताब के पन्ने पलट रहा हो। एकाएक सारे चित्र को सुधि में लाकर स्नेह से प्रेम से विनोदनी का सर्वांग पुलकित हो उठा। जी चाहे तो अभी वहां से उठकर वहां पहुंचा जा सकता है। यह सोचकर विनोदनी इस इच्छा को छाती से लगाए खेलने लगी। पहले की बात होती तो शायद वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लपक पड़ती, लेकिन अब आगे पीछे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब तो महज वासना पूरी करने पर सवाल नहीं रहा, उद्देश्य की पूर्ति करनी है। विनोदनी सोचने लगी, पहले यह तो देखूं कि बिहारी जवाब क्या देता है, उसके बाद तय करूंगी कि किस रास्ते जाना है। कुछ समझे बिना बिहारी को तंग करने के लिए जाने की हिम्मत न पड़ी। इसी तरह सोचते विचारते जब रात के 9 बज गए, तो महेंद्र ने आकर देखा, या ये उसके कई दिन भूखे प्यासे बद परहेजी और उत्तेजना में कटे। आज कामयाब होकर विनोदनी को अपने डेरे में ले आया। इसलिए थकावट से मानो चूर चूर हो गया। दुनिया से अपने मन की हालत से लड़ने के लायक बल उसमें नहीं रह गया। भारों से लदे उसके भावी जीवन की थकावट ने मानो पहले से ही उसे दबोच लिया था। बाहर से दरवाजे के खड़े खटखटाने में महेंद्र को बड़ी शर्म लगने लगी।
जिस पागलपन में दुनिया का ख्याल ही ना किया, वह पागलपन अब कहाँ। रास्ते के अचिन्हे अनजाने लोगों की नज़र के सामने भी उसका सर्वांग सकुचा क्यों रहा है। अंदर नया नौकर सो रहा था। दरवाज़ा खुलवाने के लिए बड़ा हंगामा करना पड़ा। अपरिचित नए डेरे के अंधेरे में पहुंचने पर महेंद्र का मन ढीला पड़ ही गया। माँ का लाडला महेंद्र जिन विलास उपकरणों, पंखे, कुर्सी, सोफे का आदी था, उसका अभाव यहाँ साफ दिख रहा था। इन कमी खामियों को मिटाना ही पड़ेगा। डेरे में के सारे इंतजाम का भार उसी पर था। महन ने आज तक कभी अपने या किसी के आराम की फिक्र नहीं की। आज उसे एक नए और अधूरे संसार का तीली तीली भार उठाना है। सीढ़ी पर एक भी धुआं उगलती हुई टिमटिमा रही थी। वहां के लिए एक लैंप लाना पड़ेगा। बरामदे से सीढ़ी की ओर जाने वाला रास्ता नल के पानी से चिपचिपाता रहता है। मिस्त्री बुलाकर सीमेंट से उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। सड़क की तरफ के 2 कमरे जूतों की दुकान वालों के जिम्मे थे। उन्होंने अभी तक उन्हें खाली नहीं किया। मकान मालिक से इसके लिए लड़ेगा। सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। लम्हे भर में यह बात दिमाग में आई और उसकी थकावट के भार पर और भी बोझ लद गया। सीढ़ी पर कुछ देर खड़े रहकर महन ने अपने को संभाल लिया। विनोदनी के प्रति जो प्रेम था उसे उभारा। अपने आप को समझाया कि आज तक सारी दुनिया को भूलकर उसने जो चाहा था वह मिल गया। दोनों के बीच अब अड़चन की कोई दीवार नहीं। आज तो महेंद्र की खुशी का दिन है। कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन यही थी, आज वह आप ही अपनी बाधा था। रास्ते में महेंद्र को देखकर विनोदनी ध्यान के आसन से उठी, कमरे में रोशनी जलाई, सिलाई का काम लेकर नजर झुकाए बैठ गए। सिलाई उसकी एक ओट थी, उसकी यार में मानो उसका एक आश्रय था। कमरे में आकर महेंद्र बोला, यहाँ जरूर तुम्हें असुविधा हो रही होगी विनोद। वो सिलाई में लगी लगी बोली, बिल्कुल नहीं। महेंद्र बोला, 2-3 दिनों में ही तो सारा सामान ले आऊंगा। उस दिन तो तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। विनोदनी बोली, नहीं वह ना होगा। तुम अब एक भी सामान और नहीं लाओगे। जो है वही मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा है। महेंद्र ने कहा, मैं अभागा भी क्या उससे कहीं ज्यादा में हूँ। विनोदनी ने कहा, अपने को उतना ज्यादा लगाना ठीक नहीं। कुछ विनय रहनी चाहिए। दिए की जोत में सूने कमरे में सिर झुकाए विनोदनी की उस आत्मतल्लीन मूर्ति को देखकर महेंद्र के मन में फिर उसी मोह का संचार हुआ। घर में होता तो दौड़कर विनोदनी के पैरों में गिर पड़ता, मगर यह घर तो था नहीं, इसलिए वैसा न कर सका। आज विनोदनी बड़ी बेचारी थी, बिल्कुल महेंद्र की मुट्ठी में। आज अपने को संयत न रखे तो बड़ी कायरता होगी। विनोदनी ने कहा, अपनी किताब कपड़े यहाँ क्यों लेके आए हो। महेंद्र ने कहा, इन्हें मैं अपने लिए जरूरी सामान मानता हूँ। ये कहीं ज्यादा वाले वर्ग में तो नहीं। विनोदनी ने कहा, मालूम है, मगर यहाँ क्यों। महेंद्र ने कहा, ठीक है, आवश्यक चीजें यहाँ नहीं सोती विनोद। इन किताबों को उठाकर रास्ते में फेंक देना। मैं चू भी ना करूँगा। केवल उनके साथ मुझे भी मत फेंक देना। इतना कहकर महेंद्र थोड़ा खिसक आया और कपड़ों में बंधी किताबों की गांठ को विनोदनी के पैरों के पास रख दिया। उसी गंभीर भाव से सिलाई करती हुई विनोदनी बोली, भाई साहब तुम यहाँ नहीं रहोगे। अपने उठते हुए आग्रह पर चोट पाकर महेंद्र व्याकुल हो उठा। गदगद स्वर में बोला, क्यों, तुम्हें मुझे दूर क्यों रखना चाहती हो। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने का यही पुरस्कार है। विनोदनी ने कहा, अपने लिए तो मैं तुम्हें सब कुछ न छोड़ने दूंगी। मैंने कहा, अब वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं। सारी दुनिया मेरे चारों तरफ से खिसक चुकी है। बस एक तुम हो, सिर्फ तुम विनोद। ये कहते कहते विवल होकर महन लौट पड़ा और विनोदनी के पैरों को पकड़ उन्हें बार बार चूमने लगा। पांव छुड़ाकर विनोदनी उठ खड़ी हुई, बोली, याद नहीं तुमने क्या प्रतिज्ञा की थी। सारी शक्ति लगाकर महन ने अपने को जब्त किया। कहा, याद है, मैंने शपथ ली की थी कि तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं कभी कोई ऐतराज ना करूंगा। उस शपथ को मैं रखूंगा। बताओ तुम्हें क्या करना है। विनोदनी ने कहा, तुम अपने घर पर रहोगे। महन ने कहा, एक मैं ही क्या तुम्हारी अनिच्छा की वस्तु हूँ विनोद। अगर यही बात है तो तुम मुझे खींच क्यों लाई।
जो तुम्हारे भोग की चीज ना थी उसके शिकार की क्या जरूरत पड़ी थी? सच सच बताओ, मैंने स्वेच्छा से तुम्हें पकड़ लिया या तुमने जानबूझकर मुझे पकड़ा? मुझसे तुम इस तरह खिलवाड़ करोगी और यह भी मुझे सहना पड़ेगा? फिर भी अपनी शपथ में रखूंगा, जिस घर को मैं लात मार कर आया वहीं जा करके रहूंगा। विनोदनी जमीन पर बैठकर फिर से सिलाई में जुट गई। कुछ देर तक उसके मुंह की ओर एकटक देकर महल बोला, बेरहम निर्दयी हो तुम विनोद। मैं बड़ा ही अभागा हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया। विनोदनी ने सिलाई में कोई गलती हो की गई हो, ऐसे रोशनी के पास बड़ी मेहनत से वह धागे को खोजने लगी। महेंद्र के जी में आ रहा था कि विनोदनी के संग दिली को अपनी मुट्ठी में लेकर पीछ डाले। उसकी इस मौन निर्दयता और अडिग उपेक्षा को धक्का देकर बाहुबल से शिकस्त देने को उसका जी चाह रहा था। महेंद्र बाहर निकला, फिर लौट आया, बोला, मैं ना रहूंगा तो यहाँ तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? विनोदनी ने कहा, उसकी तो तुम फिक्र ना ही करो। बुआ ने उस छमिया नौकरानी को जवाब दे दिया है, आज से वह यहीं रहेगी। अंदर के घर में बंद करके हम दोनों मजे से यहाँ रहेंगी। भीतर भीतर उस पर जितना भी गुस्सा आने लगा, विनोदनी के लिए उसका उतना ही जबरदस्त खिंचाव होने लगा। उस टस से मस न होने वाली मूरत को वज्र की ताकत से छाती से चिपका कर चूर चूर कर देने की इच्छा होने लगी। अपनी उस प्रबल इच्छा के हाथों से छुटकारा पाने के लिए महन दौड़कर कमरे से बाहर चला गया। वहां से जाते हुए महन प्रतिज्ञा करने लगा, उपेक्षा के बदले से यह विनोदनी की उपेक्षा ही करेगा। संसार में महन के सिवा अब विनोदनी का और कौन सा सहारा है? ऐसी हालत में इस निडरता और अडिगता से उसे ठुकराना, किसी मर्द के नसीब में ऐसा भी अपमान कभी हुआ है? महेंद्र का गर्व चूर चूर हो गया, पीड़ित और दलित हुआ। वह सोचने लगा, ऐसा नाचीज हूं मैं, मेरे लिए ऐसी स्पर्धा उसके मन में कैसे आई? मेरे सिवा इस समय उसका और कौन है? सोचते सोचते अचानक याद आ गया, बिहारी। सहसा उसके कलेजे का रक्त प्रवाह थम गया। बिहारी को ही उसने अपना भरोसा माना है। मैं तो उपलक्ष्य मात्र हूँ, उसकी सीढ़ी हूँ। पैर रखने को कदम कदम पर ठोकर मारने की जगह इसी साहस पर मेरी ऐसी अवज्ञा कर रही है। मैं इनको शंका हुई कि विनोदनी से बिहारी की कोई चिट्ठी पत्री चलती होगी और इसे कोई भरोसा मिला होगा। सोचा और उसी दम वो बिहारी के घर की ओर चल पड़ा। जब उसके घर पहुंचा तो रात नहीं के बराबर बाकी रह गई थी। बड़ी मुश्किल से दरवाजा पीटते पीटते नौकर ने दरवाजा खोलकर बताया, बाबूजी घर पर नहीं है। महन चौंक उठा। उसने मन ही मन सोचा, मैं इधर नासमझ की तरह मारा मारा फिर रहा हूँ और इस मौके का फायदा उठाकर बिहारी विनोदनी के पास पहुंच गया है। इसलिए उसने इस बेरहमी से मेरा अपमान किया है और मैं भी मारकर भगाए गए गधे की तरह भाग आया। महन ने उस जाने पहचाने पुराने नौकर से पूछा, भज्जो मालूम तुम्हारे घर से किस वक्त निकले? भज्जो ने कहा, जी 4-5 दिन हो गए, पछाड़ की ओर कहीं घूमने गए हैं। महंत को मानो जान में जान आई। जी में आया, अब आराम से थोड़ी देर सो लूं। तमाम रात भटकते रहने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। वह ऊपर गया और बिहारी के कमरे में सोफे पर सो गया। जिस रात महन ने बिहारी के घर आकर उधम मचाया था, उसके दूसरे ही दिन बिना कुछ तय किए बिहारी न जाने कहाँ चला गया। उसने सोचा था कि यहाँ रहने से जाने कब अपने दोस्त से ऐसा घिनौना संघर्ष हो जाए कि जन्म भर पछताना पड़े। दूसरे दिन महन जगा तो 11 बज चुके थे। उठते ही उसकी निगाह सामने की तिवारी पर पड़ी। देखा, बिहारी का एक पत्र पढ़ा था। ठिकाने के हरफ विनोदनी के थे। लिफाफा पत्थर के पेपर बेड से दबा था। महन ने झपट कर उसे उठा लिया। लिफाफा खोला नहीं गया था। प्रवासी बिहारी के इंतजार में बंद पड़ा था। कांपते हाथों से महन ने उसे फाड़ डाला और पढ़ने लगा। यही चिट्ठी विनोदनी ने अपने गांव से बिहारी को भेजी थी, जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिला था। चिट्ठी का एक एक अक्षर महन को काटने लगा। छुटपन से सदा ही बिहारी महंत की ओट में पड़ा था। प्रेम स्नेह के नाते महंत देवता के गले की उतनी माला ही उसे नसीब हुआ करती। आज महंत स्वयं प्रार्थी तथा बिहारी विमुख था। फिर भी विनोदनी ने महंत को ठुकराकर बिहारी को अपनाया।
विनोदनी की चिट्ठियां महेंद्र को भी दो चार मिली थी, मगर इसके मुकाबले वे निरी नकली ही थी। ना समझ को फुसलाने का बहाना। अपना नया ठिकाना बताने के लिए महेंद्र को गांव के डाकखाने में भेजने की व्याकुलता महेंद्र को याद आई, और अब उसका कारण उसकी समझ में आया। विनोदनी बिहारी के पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नौकर भज्जो जैसा कि पहले किया करता था, मालिक की गैर हाजिरी में उसने महेंद्र को बाजार से लाकर चाय नाश्ता दिया। नहाना महेंद्र भूल गया। रेत पर राही जिस तरह जल्दी जल्दी कदम उठाकर चलता है, उसी तरह विनोदनी की जलाने वाली चिट्ठी पर वो तेजी से नजर दौड़ाने लगा। वो प्रतिज्ञा करने लगा कि विनोदनी से अब हरगिज भेंट न करूंगा। फिर मन में आया, और दो एक दिन में जब उसे बिहारी का जवाब न मिलेगा, तो वो बिहारी के यहाँ आएगी, और तब सारा हाल जानकर उसे तसल्ली होगी। यह संभावना महेंद्र के लिए असह्य हो गई। आखिर उस पत्र को अपनी जेब में डालकर वह पाटलडांगा पहुंचा। महेंद्र की यह दब देखकर विनोदनी को दया आ गई। वह समझ गई कि हो न हो तमाम रात वह रास्ते के ही चक्कर काटता रहा होगा। पूछा, रात में घर नहीं गए? महेंद्र ने कहा, नहीं। विनोदनी ने परेशान होकर पूछा, अभी तक खाया पिया भी नहीं क्या? कहकर सेवा परायण विनोदनी ने उसे खाने का इंतजाम करना चाहा। महेंद्र बोला, रहने दो, मैं खा चुका हूँ। विनोदनी ने कहा, कहाँ खाया है? महेंद्र बोला, बिहारी के यहाँ। पल भर के लिए विनोदनी का चेहरा पीला पड़ गया। जरा देर चुप रहकर उसने अपने को संभाला और पूछा, बिहारी बाबू कुशल से तो है ना? महेंद्र बोला, कुशल से ही है, वह तो पछाड़ चला गया। महेंद्र ने कुछ इस लहजे से कहा मानो बिहारी आज ही गया है। विनोदनी का चेहरा फिर एक बार पीला पड़ गया। वह अपने को संभाल कर बोली, ऐसा डावाडोल आदमी तो मैंने नहीं देखा। उन्हें हम लोगों का सारा हाल मालूम पड़ गया है। खूब नाराज हो गए हैं क्या? महेंद्र ने कहा, नाराज ना हुआ होता तो इस शिद्दत की गर्मी में भी कोई भला आदमी पछाड़ घूमने जाता है। विनोदनी ने कहा, मेरे बारे में कुछ कहा? महेंद्र ने कहा, कहने को क्या है, यही उसकी चिट्ठी लो। चिट्ठी उसके हाथ में लेकर महेंद्र तीखी नजर से उसके मुंह के भाव गौर करने लगा। विनोदनी ने झट से चिट्ठी लेकर खोली। खुली थी वह, लिफाफे पर उसी के हरफ में बिहारी का नाम लिखा था। अंदर से चिट्ठी निकाली, वह उसी की लिखी गई चिट्ठी थी। उलटकर देखा, बिहारी का जवाब तो कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर चुप रहकर विनोदनी ने पूछा, यह चिट्ठी तुमने पढ़ी है? विनोदनी के चेहरे के भाव से महेंद्र को डर लग गया। वह झूठ बोला, नहीं। विनोदनी ने चिट्ठी फाड़ डाली, उसके टुकड़े टुकड़े किए खिड़की से बाहर फेंक दिया। महेंद्र बोला, मैं घर जा रहा हूँ। विनोदनी ने कोई जवाब न दिया। महेंद्र ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैं वैसा ही करूँगा। 7 दिन में वहीं रहूँगा। कॉलेज आते समय रोज नौकरानी की मार्फत यहाँ का सारा प्रबंध कर जाया करूँगा। तुमसे भेंट करके तुम्हें आजिज़ न करूँगा। विनोदनी महेंद्र की कोई बात सुन नहीं पाई, या नहीं कौन जाने, मगर उसने कोई जवाब न दिया। वो खुली खिड़की से बाहर अंधेरे आसपास को ताकती रही। अपनी चीजें उठाकर महेंद्र वहां से निकल पड़ा। सूने कमरे में विनोदनी बड़ी देर तक काठ की मारी सी बैठी रही, और अंत में मानो जी जान से अपने को सजग करने के लिए छाती का कपड़ा फाड़कर अपने पर बेरहमी से चोट करने लगी। आवाज पाकर नौकरानी दौड़ी आई। बहू जी, क्या कर रही हो? तू चली जा यहाँ से। डपट कर विनोदनी ने छमिया को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद बड़े जोरों से किवाड़ बंद करके दोनों हाथों से मुट्ठी बांधकर जमीन पर लेट गई, और तीर खाए जानवर की तरह रोने लगी। अपने को इस तरह बिछत और शांत बनाकर विनोदिनी रात भर खिड़की के पास नीचे पड़ी रही। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें कमरे में आई, विनोदिनी को अचानक ऐसा लगा बिहारी गया नहीं होगा। कहीं उसे चकमा देने के लिए महेंद्र ने यूं ही तो झूठ नहीं कह दिया। उसने छमिया को बुलाकर कहा, छम्मी, तू फौरन जरा बिहारी भाई साहब के यहाँ जा, उन लोगों का हाल पूछ के आ। छमिया कोई घंटे भर बाद लौटकर बोली, उनके घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। दरवाजा पीटने पर अंदर से नौकर निकला। बोला, वे घर पर नहीं है, वे घूमने के लिए पछा गए हैं। विनोदनी के संदेह का कोई कारण ही न रहा। महेंद्र रात में ही उठकर चला गया। यह सुनकर राजलक्ष्मी बहू पर बहुत नाराज हुई। उन्होंने समझा बहू की लानत मलानत से ही वो चला गया। उन्होंने आशा से पूछा, महेंद्र रात चला क्यों गया?
आशा ने सिर झुकाकर कहा, मालूम नहीं माँ। राजलक्ष्मी को लगा वह भी रूठने की बात है। अजीजी से कहा, तुम्हें नहीं मालूम तो किसे मालूम होगा? कुछ कहा था उसने? आशा ने सिर्फ नहीं कहा। राजलक्ष्मी को यकीन ना आया, ऐसा भी हो सकता है भला? पूछा, कल वह गया कब? सकुचाकर आशा बोली, नहीं जानती। राजलक्ष्मी ने जोर देकर यह भी कह दिया कि आशा के आचरण और स्वभाव की वजह से महेंद्र घर से निकल गया। सिर झुकाकर यह फटकार झेलती हुई आशा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अपने मन में सोचने लगी, पता नहीं क्यों कभी मेरे स्वामी ने मुझे प्यार किया था और यह भी नहीं जानती कि उसका वह प्यार मैं फिर कैसे पा सकूंगी। जो प्यार करता है उसे कैसे खुश करना चाहिए, हृदय आप ही यह बता देता है। लेकिन जो प्यार नहीं करता उसके हृदय को कैसे पाया जा सकता है? आशा यह क्या जाने, जो आदमी किसी और को प्यार करता है उससे सुहाग पाने जैसी शर्मनाक कोशिश वो कैसे करे। शाम को परिवार के ज्योतिषी जी और उनकी बहन आई। बेटे की गृह शांति के लिए राजलक्ष्मी ने उन्हें बुलवाया था। बहू की जन्म कुंडली और हाथ देखने का राजलक्ष्मी ने उनसे अनुरोध किया और इसके लिए आशा को वहां बुलवाया गया। दूसरों के आगे अपनी बदनसीबी की चर्चा के संकोच से कुंठित होकर आशा किस तरह से अपना हाथ निकालकर बैठी कि इतने में अपने कमरे के पास वाले अंधेरे बरामदे में राजलक्ष्मी को जूतों की हल्की सी आहट सुनाई दी। कोई जैसे दबे पांव जा रहा हो। राजलक्ष्मी ने पूछा, कौन? कोई जवाब न मिला तो फिर आवाज दी, कौन है? इस पर महेंद्र चुपचाप कमरे में आया। आशा खुश तो क्या होती, महेंद्र की लज्जा देखकर लज्जा से उसका हृदय भर आया। अब महेंद्र को अपने घर में ही चोर की तरह आना पड़ा है। ज्योतिषी जी और उनकी बहन के रहने से उसे और भी शर्म आई। दुनिया भर के सामने अपने स्वामी के लिए लज्जा की बात ही आशा के लिए दुख से बड़ी ही उठी। राजलक्ष्मी ने धीरे से कहा, बहू, पार्वती से कह दो महेंद्र का खाना लगा दे। आशा ने कहा, ना, मैं ही लेके आती हूँ। घर की दास दासियों से भी वो महेंद्र को ढके रखना चाहती थी। इधर ज्योतिषी जी उनकी बहन को देखकर महेंद्र मन ही मन बड़ा नाराज हुआ। उसकी माँ और स्त्री जंतर मंतर से उसे बस में लाने के लिए इन अशिक्षित मूर्खों के साथ बेहयाई की साजिश कर रही हैं। यह महेंद्र को सजन सहन नहीं हुआ। ज्योतिषी जी की बहन ने जरूरत से ज्यादा सहज सने स्वर में कहा, कुशल तो है बेटे? यह सुनकर महेंद्र से वहां बैठा ना गया। उनके कुशल प्रश्न की उत्तर दिए बिना ही वो बोला, माँ, मैं जरा ऊपर चलता हूँ। माँ ने समझा महेंद्र शायद एकांत में बहू से बात करना चाहता है। बेहद खुश होकर खुद रसोई में गई। जाकर आशा से कहा, जाओ, जल्दी से ऊपर जाओ, महेंद्र को शायद कुछ काम है। आशा धड़कते हुए हृदय और सकुचाते कदमों से ऊपर गई। सास के कहने से उसने यह समझा कि महेंद्र ने शायद उसे बुलाया है, लेकिन अचानक ही उससे कमरे में जाते ना बना। वह पहले अंधेरे दरवाजे की आड़ से महेंद्र की ओर देखनी हो। महेंद्र बड़े ही सूने मन थे। फर्श के बिस्तर पर तकिए के सहारे लेटा लेटा छत की कड़ियां गिन रहा था। वही महेंद्र तो था, सारा कुछ वही था, मगर कितना परिवर्तन। आशा अंधेरे में खड़ी खड़ी जितना ही महेंद्र को देखती उतना ही उसके मन में होने लगा कि महेंद्र अभी अभी उसी विनोदनी के यहाँ से आया है। उसके अंगों से उसी विनोदनी का स्पर्श है, आंखों में उसी की सूरत है, कानों में उसी विनोदनी की आवाज, मन में उसी विनोदनी की वासना घुली मिली है। आशा इस महेंद्र को अपनी पवित्र भक्ति कैसे दे दे, कैसे एक मन से कहे कि आओ मेरे हृदय में विराजो। विनोदनी का महेंद्र मानो आशा के लिए पराया पुरुष हो। इतने में छत के लोहे लक्कड़ से महेंद्र की हुई अनमनी नजर सामने की दीवार की तरफ उठ गई। उसकी नजर का अनुसरण करते हुए आशा ने देखा, दीवार पर महेंद्र की तस्वीर के पास ही आशा का एक फोटो लटक रहा है। उसके जी में आया दामन से उसे ढक दे। अभ्यासवश क्यों वह आज तक उसकी नजर नहीं पड़ी, क्यों वो अब तक उसने उतार के नहीं फेंका। यही पोकर वह अपने को धिक्कारने लगी। उसे लगा महेंद्र मन ही मन हंस रहा है। अंत में आधी जाए महेंद्र की नजर दीवार से नीचे उतर आई। अपनी मूर्खता मिटाने के लिए आशा आजकल सांझ को काम काज और सास की सेवा से फुर्सत पाते ही काफी रात तक लिखा पढ़ी करती रहती है। उसके पढ़ने लिखने की कापी किताबें कमरे से एक तरफ रखी हुई थी। महेंद्र ने उनमें से एक कॉपी उठा ली और देखने लगा।
आशा की ख्वाहिश होने लगी कि चीख कर उसे छीन लाए। अपने कच्चे हरप पर महंत की व्यंग्य दृष्टि की कल्पना करके वह पल भर भी और खड़ी न रह सकी। तेजी से नीचे उतर गई। आहट छिपाने की चेष्टा न की। महेंद्र का खाना तैयार था। राजलक्ष्मी सोच रही थी महेंद्र बाबू से हंसी दिल लगी कर रहा होगा, लिहाजा भोजन लेकर बीच में रुकावट डालने को जी नहीं चाह रहा था। आशा को उतरते देख खाने की जगह खाली रखकर उन्होंने महेंद्र को खबर की। महेंद्र खाना खाने जाने को उठा ही था कि आशा दौड़कर कमरे में गई और दीवार से अपनी तस्वीर उतारकर छत की दीवार के बाहर फेंक दी और अपनी कापी किताबें उठा लाई। खा पीकर महेंद्र कमरे में आ बैठा, लेकिन राजलक्ष्मी ने बहू को आसपास कहीं नहीं पाया। अंत में रसोई में जाकर देखा, आशा उनके लिए दूध उबाल रही थी। कोई ज़रूरत न थी इसकी, क्योंकि जो नौकरानी रोज दूध उबाला करती थी वो पास ही थी और आशा के इस निरर्थक उत्साह पर ऐतराज कर रही थी। पानी डालकर जितना दूध वह रोज गायब करती थी, आज वह हाथ से जाता रहा। इससे वह अकुला रही थी। राजलक्ष्मी बोली, अरे यहाँ क्यों खड़ी है बहू, ऊपर जाओ। आशा ने ऊपर जाकर सास के कमरे में पनाह ली। बहू के इस व्यवहार से राजलक्ष्मी नाराज हुई। उसने सोचा इस मायाविनी के फंदे से निकालकर महेंद्र घड़ी भर के लिए घर आया है, तो नाराज होकर रूठ कर बहू फिर उसे घर से निकालने को तैयार है। और विनोदनी के फंदे में जो महेंद्र पड़ा वह भी तो आशा के ही चलते। मर्द तो गलत राह पर चलने के लिए पांव बढ़ा ही रहता है। औरत का कर्तव्य छल बल और कौशल से उसे सही रास्ते पे रखे। राजलक्ष्मी ने फटकार लगाई, यह तुम्हारा कैसा रवैया है बहू? खुशकिस्मत हो कि स्वामी घर पर आ गए। तो मुंह लटकाए तुम इस कोने में उस कोने में क्यों छुपी फिरती हो? खुद को कसूरवार समझ अंकुश खाए हुए किसी तरह आशा ऊपर गई और मन को आगा पीछा करने का जरा भी मौका न देकर वह एक सांस में कमरे के अंदर चली गई। 10 बज चुके थे। उस समय महेंद्र बिस्तर के पास खड़ा बेमतलब बड़ी देर से चिंतित सा मच्छरदानी झाड़ रहा था। उसके मन में विनोदनी के लिए एक तीखा अभिमान हो आया। वह मन में सोच रहा था कि विनोदनी ने आखिर मुझे ऐसा खरीदा हुआ गुलाम समझ रखा है कि मुझे आशा के पास भेजते हुए उसके जी में जरा भी आशंका न हुई। कहीं मैं आज से आशा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूं तो वह किसके सहारे इस दुनिया में खड़ी होगी। उसने सोचा वह विनोदनी से अपनी उपेक्षा का बदला जरूर लेगा। आशा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, महन ने अनमना होकर मच्छरदानी झाड़ना बंद कर दिया। एक समस्या हुई कि आशा से वह बोलचाल कैसे शुरू करे। बनावटी हंसी हंसकर अचानक जो बात उसकी जबान पर आ गई, महेंद्र वही बोला, मैं देख रहा हूँ तुम भी मेरी तरफ पढ़ने में जी लगा रही हो। यहाँ काफी किताबें पढ़ी देखी, कहाँ गई? बात बेसिर पैर की लगी। इतना ही नहीं, उसने आशा को चोट की। गंवार आशा शिक्षित होने की चेष्टा कर रही है, वह बड़ी ही गोफन बात थी। उसका यह संकल्प अगर किसी के हंसी मजाक के अभ्यास से भी गोफन रखने का विषय था तो वह खास तौर पर महेंद्र से। उसी महेंद्र ने जब बोलचाल के आरंभ में ही हंसकर वही बात चलाई तो बेरहम बातों की मार खाए कोमल बच्चे की देह सा उसका मन संकुचित और पीड़ित होने लगा। वह कुछ बोली नहीं, मुंह फेर कर तिपाई का किनारा पकड़े खड़ी रही। मुंह से बात निकलते ही महेंद्र ने समझ लिया कि बात संगत और समय के अनुकूल नहीं हुई, लेकिन ऐसी स्थिति में उपयुक्त बात क्या हो सकती है वह सोच ही न सका। बीच में एक इतना बड़ा विद्रोह हो गया, उसके बाद पहले की तरह कोई सहज बात जचती ही नहीं। महेंद्र ने सोचा मसहरी और अंदर दाखिल हो जाऊं तो वहां से एकांत से बात करना शायद सहज हो। यह सोचकर अपनी धोती के छोर से वो फिर मसहरी झाड़ने लगा। नया अभिनेता रंग पर मंच पर जाने से पहले जैसे अपना पार्ट मन ही मन दोहराया करता है, महेंद्र वैसे ही मसहरी के सामने खड़ा खड़ा अपने वक्तव्य और कर्तव्य के बारे में सोचता रहा। इतने में हल्की सी आहट हुई। महेंद्र ने मुड़कर देखा तो वहां आशा नहीं थी।